मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हफीजुल हसन अल्लाह के नाम से हर्फ लेता हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं दीपक कुमार। जय हिंद, जय भीम। हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का कल विस्तार हो गया। ज्यादातर पुराने चेहरे ने ही मंत्री पद की शपथ ली। कुछ नए चेहरे आए। कांग्रेस से 2 नए चेहरे और जेएमएम से 1 नए चेहरे ने मंत्रिमंडल की शपथ ली। मंत्रिमंडल की शपथ जिस तरह से ली जाती है उसी तरीके से ली गई, लेकिन जब हाफिजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ ली तो उन्होंने शपथ उर्दू भाषा में ली और उर्दू भाषा में शपथ उन्होंने बिस्मिल्लाह रहमानिर रहीम से स्टार्ट किया और उन्होंने उर्दू भाषा में शपथ ली। लेकिन इस शपथ के बाद जो है पूरा माहौल और राजनीतिक तापमान झारखंड का ही नहीं पूरे देश का गर्म हो गया। वह इसलिए हुआ क्योंकि नेता विपक्ष झारखंड में अमर बावरी ने कहा, जो कि भाजपा के नेता विपक्ष हैं सदन में, उन्होंने कहा कि यह संविधान का अपमान है। उन्होंने इस मामले में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मिलकर के अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि हाफिजुल हसन को मंत्रालय का प्रभार न लेने दिया जाए, क्योंकि उन्होंने मंत्री पद का जो उन्होंने शपथ लिया है वह शपथ सरासर गलत है, गैर संवैधानिक है, नियम के विरुद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्री हाफिजुल हसन के लिए धर्म पहले है और संविधान बाद में। ये लोग सिर्फ संविधान की झूठी दुहाई देते हैं। वहीं उन्होंने इस संबंध में जो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को सौंपा, साथ में भाजपा के विधायक विरंची नारायण भी थे। राज्यपाल महोदय को उन्होंने संज्ञान दिया और आग्रह किया कि हाफिजुल अंसारी को पुनः या तो शपथ दिलाया जाए न्याय संगत तरीके से, तभी उन्हें मंत्री पद का कार्यभार संभालने दिया जाए, नहीं तो उनको मंत्री पद के दायित्व से मुक्त रखा जाए, क्योंकि उन्होंने जो शपथ लिया वह शपथ गलत है। लेकिन जो सूचना प्राप्त हुई है उस सूचना के अनुसार हाफिजुल हसन ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद आज उन्होंने मंत्रालय का प्रभार भी ले लिया है। लेकिन ये बातें यहीं तक नहीं रुकी, ये बातें जो है काफी दूर तक गई और असम के मुख्यमंत्री जो झारखंड के विधानसभा के चुनाव से प्रभारी भी है, हेमंत बिस्वा, उन्होंने भी कहा कि क्या झारखंड में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं। उन्होंने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य के जो माननीय नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी है, उन्होंने राज्यपाल से अनुरोध किया है कि वह हाफिजुल हसन को कार्यभार ग्रहण न करने दे, क्योंकि यह शपथ अमान्य है और संविधान के विरुद्ध है। तो यहाँ पे हाफिजुल हसन के सिर्फ इस शब्द के कहने से उर्दू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से विवाद उठ गया और भाजपा पूरी तरह से हमलावर हो गई। अब सवाल यह उठता है, हम इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या झारखंड में उर्दू भाषा आधिकारिक भाषा है, क्या उर्दू भाषा में शपथ ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती है। तो हमें इस चीज की जानकारी मिली है कि झारखंड की आधिकारिक भाषा जो है वह हिंदी है। इसके अलावा राज्य में क्षेत्रीय और आदिवासी समुदायों की भाषाओं को भी मान्यता दी गई है, उनमें बढ़ावा दिया जाता है कि वह इस भाषा को बोले। इन भाषाओं में खोटा, मगही, भोजपुरी, कुरुख, मुंडारी, संथाली, हो और कई अन्य ऐसे ही भाषाएं शामिल है। झारखंड सरकार की ने मगही, भोजपुरी, मैथिली और अंगिका को राज्य में द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया है। झारखंड में इसके अलावा और भी कई भाषाएं बोली जाती है, जिनमें द्रविड़, आर्य और ऑस्ट्रो एशियाई तत्वों का यहाँ पे मिश्रण है। जहाँ हिंद आर्य भाषा बोलने वाले लोगों को शदान कहा जाता है। खोटा झारखंड की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। इसे न केवल शदान बल्कि आदिवासी भी संपर्क भाषा के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। झारखंड की राजधानी रांची में स्थित जनजातीय अनुसंधान संस्थान और संग्रहालय में इन भाषाओं और संस्कृतियों की झलक भी देखी जा सकती है। लेकिन इन सब में कहीं भी उर्दू की चर्चा नहीं आई। उर्दू
में अगर ये आधिकारिक भाषा नहीं है तो आखिर इसमें शपथ कैसे लिया गया? क्या उर्दू झारखंड की आधिकारिक भाषा नहीं है? तो हमें जवाब मिलता है कि नहीं, उर्दू झारखंड की आधिकारिक भाषा नहीं है। इसे राज्य में अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। झारखंड की राजभाषा हिंदी है। उर्दू को भारत में आधिकारिक तौर पर मान्यता प्राप्त भाषाओं में से एक माना जाता है। यानी भारतवर्ष में, या इसलिए संसद में आपने देखा होगा कि कई लोकसभा के सदस्य उर्दू भाषा में भी शपथ लेते हैं। जबकि झारखंड में इसको आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं, लेकिन अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। झारखंड के अलावा आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी उर्दू को अतिरिक्त आधिकारिक भाषा का दर्जा हासिल है। उर्दू को हिंद आर्य भाषा भी माना जाता है। यह हिंदुस्तानी भाषा का एक मानकीकृत रूप है। इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द कम है। झारखंड में बोली जाने वाली मुख्य भाषाओं में उर्दू के अलावा नागपुरी, भोजपुरी, अंगिका, खोटा, उड़िया, बंगाली, सादरी और मगही शामिल है। सादरी, नागपुरी और खोटा झारखंड में बोली जाने वाली दो सबसे बड़ी क्षेत्रीय भाषाएं हैं। तो सवाल यह उठता है कि उर्दू भाषा अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में है, यानी उनको मान्यता प्राप्त है। हाँ, उन्हें मुख्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन अतिरिक्त आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और भारतवर्ष में इसे आधिकारिक भाषा की मान्यता प्राप्त है। ऐसे में अगर एक मंत्री के लिए, पद के लिए अगर शपथ लिया गया तो ये एक बहुत बड़ा विषय नहीं बनता है। अगर यह ऐसा होता तो निश्चित रूप से इस पर राज्यपाल महोदय के द्वारा कोई कदम उठाया जाता, लेकिन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। कहीं ना कहीं इस तरह ये जो बातें सामने आई, ये बातें इसलिए सामने आई क्योंकि कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव नजदीक है। लगभग 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव झारखंड में होना है और ऐसे में भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि वह कैसे वोट पोलराइजेशन करे। भाजपा का कहना है कि वह लोकसभा के चुनाव के दौरान झारखंड के 55 विधानसभाओं में वह सबसे आगे रही, तो इसका उनका कहना है कि हम बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे और ये सारे जो वो सीट है वो नॉन ट्राइबल सीट है, यानी वो गैर आदिवासी वोट है। तो कहीं ना कहीं वोट के पोलराइजेशन को मेंटेन करने के लिए इस तरह के हथकंडे और इस तरह के स्टेटमेंट और इस तरह के विवादों को जन्म देना जो है भाजपा का बाएं हाथ का खेल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड की राजनीति और झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है और झारखंड के लोगों की जो मानसिकता सोच है वह उत्तर प्रदेश, वह बिहार और वह दिल्ली, हरियाणा और अन्य राज्यों से, आसाम से काफी अलग है। यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि बहुत ही डिफरेंट है। इसलिए यहाँ पे इस तरह की बातों से किसी भी तरह का वोट पोलराइजेशन संभव नहीं है। यहाँ पे हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव लड़ना असंभव है, क्योंकि यहाँ पे हिंदुत्व के एजेंडे पे चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। यहाँ पे अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उसे यहाँ की जमीनी समस्याओं के निराकरण के आधार पे और उन्हीं जनता के द्वारा दी गई समस्याओं के घोषणा पत्र पे ही चुनाव लड़ा जा सकता है। यह उत्तर प्रदेश नहीं है। और अब तो 2024 के लोकसभा चुनाव ने यह भी दिखा दिया कि अब उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश नहीं रहा, क्योंकि वह प्रदेश भी अब धीरे धीरे बदलते जा रहा है। जो वोट पोलराइजेशन के लिए जो कम्युनल पॉलिटिक्स का जो कोहरा वहां छाया हुआ था वह भी अब 2024 के लोकसभा चुनाव में छट गया है। आने वाले समय में बदलाव की ब्यार है, इसलिए भाषा की वैमनस्यता, क्षेत्र की वैमनस्यता, धर्म की वैमनस्यता या मंदिर मस्जिद की वैमनस्यता फैला करके किसी भी तरह के विवाद को जन्म दे करके दोबारा सत्ता पे काबिज होना, अब शायद यह हथकंडा झारखंड की राजनीति या देश की राजनीति में चलना
संभव नहीं है। मैं दीपक कुमार इसी तरह के विश्लेषण में देता रहूंगा और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे पेज को, चैनल को आप सब्सक्राइब्स, लाइक्स और कमेंट्स और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भीम।